राजौरी और पुंछ से निकला हुआ आतंकवाद की ज्वाला जम्मू डिवीजन में त्राहिमाम त्राहिमाम कर गई है। सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, मगर हर कोशिश अभी पूरी सफल नहीं हो रही है। इस सीधे प्रसारण में मैं हूं हरबंश नागोके और मेरे साथ 3 प्रजातंत्र के ही चौथे प्रहरी हैं, जिनको मैं लगभग 3 दशक पहले पत्रकारिता से देखता आ रहा हूं और मेरे लिए अभिमान है। ये सभी उन क्षेत्रों में है जहां आतंकवाद की ज्वाला भड़क रही है। एक तरफ भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में, उसमें राकेश शर्मा जी हैं। पाक जम्मू कश्मीर के ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ गगन घेरा है और कई बार जान हथेली पर रखकर सरकारी आतंकवाद को भी और सीमा पार के भी आतंकवाद झेला है। बलबीर सिंह जम्वाल जी जो डोडा किश्तवाड़ साइड से हैं, किश्तवाड़ में डटे रहते हैं, चाहे बर्फबारी हो या कुछ भी हो, चाहे सड़क दुर्घटनाओं की बात हो और चाहे आतंकवाद की बेबाक टिप्पणी करते हैं। और हालांकि गुरु नानक देव जी ने कहा सच्चे मार्ग चल दिया उत्सत करे जहान, मगर पत्रकारों को तकलीफ होती है। और मेरे लिए गर्व की बात है, ये तीनों प्रजातंत्र के प्रहरी एक से एक लाजवाब हैं। चलिए सीधे प्रसारण में गगन कोहली के पास चलते हैं, क्योंकि जो इस वक्त गुलाम कश्मीर में पता लगा है सीमा पार बहुत से आतंकवादी हैं और कल की घटना ने बहुत कुछ कह दिया। गगन कोहली जी आपका स्वागत है। पहले रिमार्क्स आपके कल की घटना के नमस्कार मुझे आपने की, मैंने सारे दर्शकों को कर दी। गगन कोहली आपके पहले कमेंट कल के आतंकवादी जो हमले नापाक हुए हैं और उसमें स्थिति क्या है, दर्शक आप इसे स्टार्ट करेंगे जहां। सर एयरफोर्स के गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है, जड़म वाली गली से ऊपर है शशिधार जगह। ये वही ग्रुप है हमला करने वाला जो पिछले 3 से 4 साल से इस इलाके में एक्टिव है और लश्कर का ग्रुप है और इनका कमांडर अबू हमजा है, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा गया। ये ग्रुप है इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही घूम रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है कि आज तक जितने भी इन्होंने अटैक किए हैं और वहां से सुरक्षित जी आज तक जितने भी इन्होंने आज तक इस ग्रुप ने जितने भी अटैक किए हैं, सबसे पहले तो इस ग्रुप ने सॉफ्ट टारगेट देखा, अपना गाड़ियों के ऊपर अटैक, सोए हुए जवानों के ऊपर अटैक करना और वहां से सुरक्षित निकल जाना। गाड़ी के ऊपर अटैक करना, जब तक जवान अपनी पोजीशन लेगा ये अपना काम करके निकल जाएंगे। कल भी यही हुआ, एयरफोर्स की गाड़ी पे अटैक किया, 1 जवान बलिदान हो गया, 5 जवान घायल हो गए। आगे बात और बढ़ाते हैं अगले स्टेप के अंदर। राकेश शर्मा जी, इसी राजौरी गगन कोहली वहां लंबे समय से वरिष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं और आप कठुआ से कर रहे हैं। आतंकवादी इस राजौरी पुंछ से होते हुए रियासी उधमपुर से आपके कठुआ पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच गए। आपने कवरेज भी की है और शायद पूरे दर्शक आपकी खबर को ना देख पाए, पर हम तो पैनी नजर रखते हो, रखनी भी चाहिए हर पत्रकार को। आपने कहा जो स्टोरी और भी की है कि बहुत ज्यादा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी है और ध्यान जारी है। आपसे जानना चाहूंगा, आपके भी ओपनिंग रिमार्क्स राजौरी से चलता हुआ आतंकवाद की ज्वाला कठुआ पहुंच के पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसका एक हिस्सा डोडा से लगता है, दूसरा देवभूमि हिमाचल से लगता है। जानना चाहेंगे दर्शक व्हाट इज द इनसाइट। सर पिछले 3 दशकों से जैसा कि जग जाहिर है कि जितना भी आतंकवाद कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर में हुआ है, उसकी जो इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ हुई है हीरानगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ही हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस के उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि डीजीपी स्तर के अधिकारी, वर्तमान वाले एडीजी और उससे पहले वाले यहाँ से जो रिटायर होके गए हैं, जब भी कोई घटना होती है जम्मू में आतंकवाद की, जहाँ उधमपुर या कहीं, तो वहां से बयान आ जाता है ये हीरानगर से सांबा से घुसपैठ हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि जहाँ जो लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट जो अपने सुरक्षा बलों के अधिकारी हैं वो इस बात का खंडन करते हैं, हालांकि वो उच्च अधिकारी के सामने इस बात का बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम अपने स्तर पर उनसे बात करते हैं तो वो इस बात को
सिरे से नकार देते हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठ का कोई मतलब ही नहीं है, सीमा पूरी तरह से सील है, इनकी तारबंदी है, आगे बीएसएफ है, इनके पीछे अपना सेना है, उसके पीछे बॉर्डर पुलिस है। तो हैरानी इसी बात की है कि जब सीमा पूरी तरह से सील है, उसके बाद फिर इन्फिल्ट्रेशन करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जबकि ये हम नहीं कह रहे, जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के कह रहे हैं, लेकिन इस बात को भी, उनकी इस बात को भी हम वो करते हैं कि हथियार गिराए गए थे बार बार, 3 ड्रोन तो यहाँ मार भी गिराए गए थे श्रीनगर बॉर्डर पे, पहाड़पुर में और अपना बबिया में। तो पिछले साल जम्मू में एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसका एक सहयोगी था, वो हीरानगर से था, हीरानगर के बॉर्डर से। उसने वहां पूछताछ में खुलासा किया था कि मैंने हीरानगर बॉर्डर से 14 बार ड्रोन से हथियार जो ड्रॉप किए जहां तक लाए हैं, 14 बार। तो इस बात से साफ हो जाता है कि सुरक्षा बल का शायद उस और जहाँ सिक्योरिटी कम है या कोई बड़े अधिकारी, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि बीएसएफ और पुलिस और सेना, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी सर, इनकी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये ऐसे इन्फिल्ट्रेशन के शायद प्रयास होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो सीमा पर बीएसएफ है और वहां पे पुलिस है, सेना है। जी। अब अभी की बात, ताजा घटनाओं की बात की जाए तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ चुनाव हो रहे थे, अपना तीन राज्यों की पुलिसों ने चुनाव से पहले माधोपुर में, और उसमें बीएसएफ भी शामिल थी, उसके बड़े अधिकारी थे, सेना के अधिकारी भी शामिल थे। सुरक्षा को लेकर कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई थी। और पहले हमारे 2 चरण जहां पे उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण हो गए, उसके बाद अचानक कहां से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉर्डर पे जो सीमावर्ती वाले गेट है ऐसे खोल दिए गए हों, खुले, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हों। रात को मेरा एक बहुत ही बड़ा एक जानकार अपना पत्रकार साथी था, उससे मेरी बात हो रही थी। राकेश जी, अब अपनी बात जारी रखें प्लीज, अपनी बात जारी रखें जी। रात को मेरे एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट और जानकार पत्रकार से बात हो रही थी, तो इसी पे चर्चा हो रही थी कि बनी में आतंकवादी देखे जाना, उसके पहले हीरानगर बॉर्डर पे एक घुसपैठिया मार गिराया, उसके बाद पिछले कल हीरानगर और सांबा में भी तलाशी अभियान चला है। अभी सेना और पुलिस बनी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है, अभी तक कुछ भी वहां हासिल नहीं हुआ है। उसके इधर एक कोई लग रहा है ऐसे जैसे कोई जहां तो सुरक्षा में कहीं डील है। राकेश जी, आगे चर्चा आपसे और करेंगे। ओपनिंग कमेंट्स जो हैं बलबीर सिंह जमाल की हम लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से 3 दशकों से ये पत्रकारिता से जुड़े हैं। और बलबीर जी, ये जानना चाहेंगे दर्शक आपके ओपनिंग रिमार्क्स में, जैसे अब पहले भी आपका पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र जितना है चिनाब वाली आतंकवाद की, मगर अब ज्यादा होगी। छोड़ दिए, सरकार कहती है ऑल इज वेल, हमेशा ही कहती है, और जब सरकार कहती है कि आतंकवाद की कमर टूट रही है, वो इनकी कमर तोड़नी शुरू कर देते हैं। यह हमारे पास साक्षात प्रमाण आप सभी के पास है। राकेश, जमाल जी, बलबीर जी, इस वक्त जो हालत बनी है, जैसे कल राजौरी पुंछ में अटैक, उससे पहले जिस तरीके से बसंतगढ़ में हुआ, इसके बाद कठुआ पहुंच गए। कठुआ का एक क्षेत्र आपसे भी लगता है, एक हिमाचल से भी लगता है। क्या स्थिति है वहां की और आम जनता में क्या है? सुरक्षा बलों को तो जान सकते हैं, वो कहेंगे हम बड़े तैनात हैं, फलाना, कभी रेड अलर्ट होता है, कोई हो तो उसको छोड़ देते हैं। स्थिति ग्राउंड में क्या है वीर सिंह जमाल? सर, ऐसा है जैसे मेरे साथी राकेश जी और गगन जी ने कहा। गगन जी ने कहा कि एक जैश का जो हमजा ग्रुप है वो काफी समय से यहाँ सक्रिय है, और वही बात दोहरा रहे हैं हमारे राकेश जी कठुआ से कि यहाँ भी जो है वो इंटरप्रिटेशन हो रही है, घुसपैठ हो रही है। तो इसमें लेकर हमें ये लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां
वो कहाँ सोई हुई है। एक किस्म का ये फेलियर है हमारा सिस्टम जो है, कि सुरक्षा एजेंसियों को हम पता नहीं चल रहा। आज की डेट में एक सुरक्षा एजेंसी नहीं है, सैकड़ों हैं, जो कि इस मिलिटेंसी से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं और अपनी इनपुट दे रहे हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियाँ हमारी जितनी भी हैं, वो उनको ये पता नहीं चल पा रहा है। ये डिपेंड करता है हमारे गुप्तचर एजेंसियों को। गुप्तचर एजेंसियों के पास इनपुट नहीं है। अगर होती भी है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने आला अधिकारियों को बताते हैं और वो कहते हैं कि इसको रोक के रखो। जैसे राकेश जी ने कहा कि अभी उधमपुर, कठुआ, डोडा के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन हुई है और उसके बाद एकदम से गेट खुल गए। तो मेरे ये सूत्र बता रहे हैं कि ये 2 ग्रुप बोमियाल से इलेक्शन से पहले एंटर हुए हैं। बिल्कुल सही। जो हमें सूचना मिल रही है, बोमियाल से एंटर हुए हैं, तो वो हुए तो कैसे हुए? हमारे बॉर्डर सील है, हमारा सब वहाँ पे बीएसएफ है, आर्मी है और सभी फोर्सेस है। वहां से ये निकल कर सीधा जाकर पहुंच जाते हैं कठुआ बनी से होते हुए बसंतगढ़। अब बसंतगढ़ में इनका किसी के साथ, वो जो बीडीसी का जवान शहीद हुआ है, उसके साथ जो इसका इनकी मुठभेड़ होना एक इत्तेफाक था, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जब इलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ से के जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ से अपने अपने डेरे लेकर जाएंगे। और मैक्सिमम ज्यादातर हमने, जो मेरी नॉलेज में है, कठुआ एरिया का जितना भी गुजर बकरवाल है, वो वहां से बनी बसोली से होता हुआ सियोजधार से ऊपर गुंदो खेतर और वहां उस एरिया में जाता है। और मैक्सिमम और ज्यादातर लोग वो अमृतसर से आते हैं, जो गुजर लोग हैं, भैंसे चराने वाले। बकरवाल जो है, बकरवाल यहाँ से उधमपुर से होता हुआ किश्तवाड़ की तरफ और बाकी जगहों की तरफ जाता है, पार्डर की तरफ जाता है। लेकिन ये इस इंतजार में थे कि जब ये गुजर बकरवाल लोग जहाँ से चलेंगे और हम भी इनके साथ आस्ता आस्ता निकल पड़ेंगे। लेकिन सुनने में आ रहा, पहले तो देखो, पहले दिन ही एडीजीपी साहब ने एक बयान दे दिया था कि ये छोटा ग्रुप नहीं है, ये 5-6 लोगों का ग्रुप है। अगर एडीजीपी लेवल के आदमी कह रहे हैं कि 5-6 का ग्रुप है, तो इसको मानकर चलना चाहिए कि ये और ज्यादा बड़ा ग्रुप है। और ये ग्रुप जो है पाया कुछ, जब वहां पे इन्होंने कॉर्डन किया मुठभेड़ के बाद, कॉर्डन करने तक ये लोग वहां से निकल चुके थे, क्योंकि वो घटना जो हुई है वो सुबह 6-7 के बीच में हुई है। जब तक वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती है और जब तक बाकी पहुंचते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो डूडू में है, कुछ बसंतगढ़ में है। और जहाँ पे ये कांड हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, जो बसंतगढ़ से 4 घंटे का पैदल रास्ता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इनको जब समय लग गया, इतनी देर में वो लोग वहां से निकल गए। लेकिन अभी इन आतंकियों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस एरिया में बर्फबारी काफी हुई है। जैसे ही हमारे चुनाव खत्म हुए तो दूसरे दिन ही बर्फबारी और बारिशें शुरू हो गई हैं, और जो कि लगातार इस एरिया में चल रही है। अभी वो लोग वहां छुपे हुए हैं या कहाँ हैं? आज पिछले 5 दिनों से वहां पे ऑपरेशन चल रहा है जॉइंट में। एसओजी भी है, सीआरपीएफ भी है, अपना सेना भी है। तो हमें नहीं लगता कि इनको वहां पे रह के ही कामयाबी मिलेगी। इन्होंने बाकी एरिया भी कॉर्डन करना चाहिए। अब जैसे सुनने में आ रहा है कि ये कुछ लोग सियोजदार में भी देखे गए हैं। सियोजदार जो है वो जी भद्रवाह से लगता हुआ इलाका है, तो उस वजह से ये लोग वहां से बात। अब जब सियोजदार इन्होंने अगर क्रॉस कर लेते हैं तो इन्हें वहां से किश्तवाड़ पहुंचने में या किश्तवाड़ से आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा मानना है शुरुआती तौर पर। रही बात लोगों में भी ये डर सा पैदा होने लगा है कि आखिर क्या ऐसी बात है कि अभी चुनाव खत्म होते ही और गर्मियों का सीजन आते ही आतंकवाद फैलना शुरू हो गया। जैसे अभी पुंछ में घटना हो गई, कल वहां पे एक जवान शहीद हो गया, 4 जख्मी हो गए, 5 लोग। तो ये एक बहुत सोचने वाला विषय है कि हम लोग अगर इस पे, सुरक्षा एजेंसियां या हमारी गुप्तचर एजेंसियां इस पर अगर रुझान नहीं लेती हैं, तो ये हो सकता है कि इसमें बढ़ावा मिले। क्योंकि मैं पिछले 3 दशकों से किश्तवाड़ में देखता आ रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सक्रिय आतंकवादी सिर्फ 3 है जो कि रजिस्टर्ड हैं। जो जहांगीर सरूड़ी है 1990 से यहाँ पे सक्रिय है, उसके साथ एक मुदस्सर है और दूसरा रियाज है। ये लोग हमारे वहाँ जिला किश्तवाड़ के अंदर 3 बटालियन राष्ट्रीय राइफल की हैं, एक हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर 2 यूनिटें सीआरपीएफ की हैं, सीआईएसएफ है, लोकल एसओजी है, एसपीओज हैं।
मतलब 3 मिलिटेंट के ऊपर अगर देखा जाए तो 10,000 से ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस है। 3 मिलिटेंट उनके काबू में नहीं आ रहे हैं। हमारी ये गुप्तचर एजेंसियों की भी बहुत बड़ी नाकामी है। गुप्तचर एजेंसियों की नाकामी इस तरीके से भी मानी जाती है सर, कि पहले जो जब मिलिटेंसी का दौर था, जब पीक पे मिलिटेंसी थी, तो हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां लोगों से तालमेल बनाती थी। हमारे जो सुरक्षा बल है, चाहे राष्ट्रीय राइफल हो या पुलिस हो या और कोई एजेंसी हो, वो लोगों से तालमेल बनाते थे एक दूसरे से, भाई हाँ जी हमें बताओ, कुछ करो, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो भी अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, वो किसी से तालमेल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ तो ये कहते हैं कि ये 3 मिलिटेंट यहाँ पे है ही नहीं, इनका कोई सुराग नहीं है। भाई मान लेते हैं सुराग नहीं है, तो आप क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो ऊपर अपने आला अधिकारियों को क्यों नहीं बता रहे हो? अगर एक मिलिटेंट चर्चा बलबीर जयपाल भाई बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, क्योंकि हम चारों ही प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी हैं। अब थोड़ा सा मैं भी नॉट एज ए एंकर, आपका साथी होने के नाते जो आपने कहा, तीनों ने कहा, मैं उसको 100% सही मानते हुए उसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। आप तीनों को याद होगा, अनेकों दर्शकों को याद होगा, हमारे कई मीडिया के मित्रों को, चाहे जम्मू कश्मीर के भारत के हैं, आपको करगिल युद्ध में याद होगा, दैनिक जागरण उस वक्त में दैनिक जागरण में था, और सबसे पहले प्रिंट मीडिया में अगर वो कारगिल पहुंचा था, दैनिक जागरण पहुंचा। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं, दैनिक जागरण पहुंचा, बिकॉज दोज डे आई वाज इन दैनिक जागरण। और तब करगिल जो युद्ध हुआ था, उससे पहले जो गडरिये ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी और चीफ सेक्रेटरी अशोक जेटली थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस गुरबचन जगत थे और सीआईडी के प्रभारी टिक्कू साहब थे। तो गडरिये ने जब डीजी गुरबचन जगत को कहा और चीफ सेक्रेटरी को कहा, उन्होंने सीधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कहा, गडरिये ने कहा, और आर्मी ने वहां कहा जो 14 कोर की है लद्दाख में, कि साहब गडरिया हमें बताइए उसको। गडरिये वो पकड़ कर मार मार से अधमरा कर दिया कि तुम हमें बताते कि वहां मिलिटेंट आ चुके हैं, तो हम आप इसको ना बताते। और जनरल मलिक ने मुझसे खुद माना था कि आज भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक अम्ब्रेले के नीचे नहीं है। बहुत कोशिश की गई, मगर दुर्भाग्य है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों में सच्चाई है। और पहले मैंने वो गुरु नानक देव जी का शब्द जोड़ा था, सच्चे मार्ग चल दे अवसत करे। हम पत्रकार हैं, हम डरने वाली चीजें नहीं है। आज भी वही हालत है और आज हम इसे भुगत रहे हैं। सरकारें आई गई और डिफेंस बहुत कुछ कहना भी चाहता, शायद वो डरा हुआ है, पकाया हुआ है या अंडर प्रेशर है। इतना बड़ा जो सिक्योरिटी फेलियर है तब से चला आज तक है। अब मैं पुनः आता हूं गगन पर। गगन, आपको कई बार मुझे पता है, मैंने दर्शकों को बताया कि सरकारी आतंकवाद भी आपको झेलना पड़ा है। आतंकवाद उनका तो है ही है। इतनी अच्छी बेबाक रिपोर्टिंग करने के बावजूद भी क्यों सरकार सुध नहीं लेती, कानों में जू नहीं रेंगती? ना रेंगे, हम अपना दायित्व निभाते हैं। अब इस दूसरे राउंड में आपसे जानना चाहूंगा, वो तो कल तक की, अब आगे आपका इतना अनुभव जो है लंबे समय से, क्या कहता है आगे क्या होगा? क्योंकि अगली सरकार कौन आनी कोई नहीं जानता, मगर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मगर वो तो टीवी में अभी बंद है। आपके भी चुनाव आगे पोस्टपोन कर दिए गए, हालांकि आज चुनाव बंद हो जाना चाहिए था, रिपोर्टिंग हो जाती इसके बाद। दर्शक जानना चाहेंगे आगे आप क्या देख। सर जैसे ही होता है किसी भी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू, ड्रोन, खोजी कुत्ते, ये वो, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। फिर ढाक के 3-5 वाली कहावत आ जाती है। आजकल सर ये दौर है कि आतंकवादी, पहले आतंकवादी था वायरलेस सेट पे बात करता था, कुछ करता था, सैटेलाइट फोन का उपयोग करता था, पकड़ा जाता था, किस दायरे में है, कितने रेडियस में है, बिल्कुल पता लग जाता था। अब आतंकवादी सबसे ज्यादा हाईटेक है, ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रहा है अपने मोबाइल पे कि आप उनकी लोकेशन ट्रेस भी नहीं कर सकते, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। कोई यहाँ पे रजौरी पुंछ में हो रहा है, ये पहले वाले आतंकवादी नहीं है, हाईटेक आतंकवादी है। और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है ये आजकल व्हाट्सएप सुरक्षा एजेंसियां हो चुकी है, मैं ये बोलता हूँ।
ये दिन भर इनके अधिकारी व्हाट्सएप खोल के देखते रहते हैं किस ग्रुप में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ हुआ, बस वही रिपोर्ट करी तो अपना काम चलाया, दिन गुजारा, चले गए। कितने आतंकवादी आए, कितने गए, कहाँ पे रुके, कहाँ पे खाना खाया, किससे मिले, किससे कुछ सामान लिया, इनको कुछ लेना देना नहीं है। इनको यह है कि शाम की ट्रिप है 6 बजे वाली जानी चाहिए, वो व्हाट्सएप पे आजकल आ जाती है, ग्रुप सारे में कोई ना कोई बंदा किसी न किसी एजेंसी का है, बस वो लिख के भेज दिया। ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ आजकल हमारी सुरक्षा एजेंसियां हो गई है व्हाट्सएप और आतंकवादी हो गए हैं हाईटेक। गगन, कई बार पहले भी आपने सबूत दिए हैं और सचमुच एक सही दिशा दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस कार्यक्रम को दर्शकों के साथ सुरक्षा एजेंसियां देखती हैं, मुझे विश्वास है वो उस पर अमल करेंगी। लेट बाय गॉन बी बाय गॉन की कहावत अब तो याथार्थ कर दें। राकेश जी, बढ़ता हुआ जब अब ज्वालामुखी जो है आपके क्षेत्र में आगे, एक तरफ से डोडा है, दूसरी तरफ से देवभूमि हिमाचल है, और दूसरी तरफ से आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब लोकसभा का चुनाव आपके तो फर्स्ट फेज में खत्म हो गया, गुरदासपुर में है, ये सारा आपसे इंटरनेशनल बॉर्डर जुड़ता है। क्या आपको आगे नजर आ रहा है, क्योंकि पत्रकार की तीसरी आंख बड़ी तेज होती है, आगे की आपकी भविष्यवाणी, अनुभव जो आपका है लंबे समय से, वो क्या कह रहा है? सर, हम आगे की और पीछे वाली जो घटनाओं को जोड़कर ही हमारा अनुभव होता है। सर, आपको याद होगा कि 3 साल पहले पठानकोट बाजू सेना पे हमला हुआ था जी। वो एक देश की सबसे बड़ी सुरक्षा में चूक थी। बाजू सेना स्टेशन पे यहाँ पे परिंदा भी कोई जा नहीं सकता था, और वो आतंकवादी भी कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन किया था? बमियाल बॉर्डर से। बमियाल बॉर्डर जो कठुआ हीरानगर से लगता है, बिल्कुल सटा हुआ है, वहां से आतंकवादी वहां गए थे, पठानकोट पहुंच गए थे। और आपको ये भी याद होगा कि घाटी, आप भी उस समय वहां आए हुए थे 2004 में, 7 दिन तक मुठभेड़ चली थी। 7 दिन तक सेना वहां पूरी तरह से असफल हो गई थी। उसके बाद सेना अधिकारियों को शायद कार्रवाई भी हुई थी। 7 दिन तक मुठभेड़ चलती रही थी, लेकिन कोई भी आतंकवादी नहीं मिला था वहां पे। इस तरह की जो सुरक्षा बलों की जो फेलियर होती है, वो यही बताती है कि अब उससे भी ज्यादा और ज्यादा फेलियर हो रहा है कि जब सीमा पे एक तरफ पूरी तरह से चुनाव को लेकर सीलबंदी की हुई है, बड़े बड़े अधिकारियों ने दावे किए कि सीमा पूरी तरह से सील है, यहाँ तक कि सरकार ने भी कर दिया कि शांति प्रिय चुनाव करवाने के लिए पूरी सीमा सील की गई है। लेकिन फिर ये कह देते हैं कि हाँ, जो नाले हैं, जो दरिया है, वो सुरक्षित रूट मार्ग हैं, हो सकता है वहां से कहीं इन्फिल्ट्रेशन की हो। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी जो नाले हैं, दरिया है, वहां पे कोई तारबंदी नहीं है, कोई रोकबंदी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो जो इन्फिल्ट्रेशन आगे भी होती रहेगी। बलबीर जी, आपका अब अनुभव असीम, दर्शक जानना चाहेंगे। पर ऐसा अनुभव तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ अपना, लेकिन ये जो अभी घुसपैठ हुई है, जहाँ कुछ आतंकवादी देखे गए हैं, लोग कहते हैं, अभी तो क्लियर कोई नहीं कह रहा है, गांव के लोग ही कह रहे हैं, जो ढोक वाले कह रहे हैं भाई 5 आदमी देखे, 10 आदमी देखे, उनके पास हथियार था कुछ था। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक बात है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को इतना चौकन्ना होना पड़ेगा कि वहां पे सिर्फ सड़कों पे बैठ के गाड़ियों में तलाशी लेने से कुछ नहीं हुआ। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो सड़कों पे या नाकों पे तलाशी शुरू होती है। अगर कोई जा रहा है, आतंकवादी जा रहा है, हथियार लेकर जा रहा है, तो सड़क के रास्ते से बहुत ही रियल हुए हैं केस। जैसे वो नगरोटा में एक आधी बार हो गया, या कहीं वो गाड़ी में जा रहे हैं, तो वो बात कुछ और है। अभी ये देखे जाने के बाद अगर उस एरिया को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें, वहां से स्थानीय लोगों के साथ तालमेल रखें, वहां पे अपने वीडीसी एसपीओ को अलर्ट कर दें, तो इसमें क्या होगा कि ये इसमें फर्क पड़ पाएगा। क्योंकि लोगों के पास हर गांव में, हर जगह पे आजकल मोबाइल है, कोई किसी न किसी तरीके से, और हर आतंकवादी के ऊपर पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा इनाम काफी रखा गया होता है। हर आदमी को लालच है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि कश्मीर में जो भी आतंकवादी बनता है उसकी लाइफ जो है वो 3 महीने है। 3 महीने से ज्यादा हमने 3-4 साल में कोई भी आतंकवादी सक्रिय होता नहीं देखा। कारण यही है कि श्रीनगर में, साउथ कश्मीर में, अगर जब भी कोई आतंकवादी, कोई लड़का वहां से निकलता है,
बनने के लिए लोकल में जाता है या पाकिस्तान जाता है या कहीं जाता है, तो उसके पीछे सारी एजेंसियां लग जाती हैं और ज्यादातर लगते हैं स्थानीय लोग, क्योंकि स्थानीय लोगों को पैसे का लालच होता है, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं और वही होता है। वही काम हुआ था जब बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था कोकरनाग में, तब भी यही था कि स्थानीय लोगों ने ही उसके बारे में कहा था और जाकर सुरक्षा बलों ने उसको घेर कर बुरहान वानी को मार गिराया। उसके बाद जब बुरहान वानी की जगह दूसरा, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, उसने जब संभाली 3 महीने के बाद वो भी ढेर हो गया। नाइको नाइको था वो भी। नाइको, हाँ सॉरी, नाइको। तो नाइको को भी 3 महीने के बाद अंदर मार गिराया था। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, कठुआ एरिया में, बनी बसोली एरिया में, जो कि बॉर्डर लाइन से लगते एरिया है, और ये जो ट्रैक है कठुआ और बनी बसोली और भद्रवा सियोजदार का, ये आज का नया ट्रैक नहीं है, ये बहुत बड़ा पुराना ट्रैक है। जब गुरदासपुर से, पंजाब से भी जब आते थे आतंकवादी वो उस रास्ते से या कहीं और से आए या कठुआ डिस्ट्रिक्ट से कहीं इंटर होता है, तो वो इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए सबसे सेफ है। क्योंकि एक तो उनको गर्मियों के दिनों में ढोकों पे गुजर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, वो उनको डरा धमका कर खाना भी खाते हैं और उनके भेड़ बकरियां मार के अपना खाया। अभी भी सुनने में तो ये आ रहा कि उन्होंने वहां पे एक भेड़ मारी, पहले खाना खाया, फिर उसके बाद निकल गए। तो उनका गुजर बकरवाल जो है, इनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ये अगर ना माने तो वहां इनको बचाने वाला कोई नहीं है। सही। हमारे पास जब इनकी एक मजबूरी है और वो इसी मजबूरी का फायदा उठाकर इनके साथ वहां से गुजर गए। अब सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि इन एरियाज में अपना प्रेशर बनाएं, अपना दबाव बनाएं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को कोई कमी नहीं है। अगर 5 मिलिटेंट आते हैं तो 5,000 आदमी उसके पीछे पड़ जाता है, तो उसको घेर के मार भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये हो रही है कि ये लोग अगर वहां से होते हुए किसी तरीके से किश्तवाड़, क्योंकि सियोज वाला जो एरिया है वहां से अगर आप गंदोह चले जाओ, गंदोह से चिल्ली धार होते हुए, चिल्ली से सीधा पाडर एरिया में, जैसे हमारी शरोत धार है, नीली धार है, तो इन धारों पे पहले भी काफी किलिंग हुई है और मास किलिंग हुई है। वहां से निकल कर ये श्रीनगर की साइड जा सकते हैं, मड़ुआ बाड़वन से होते हुए। अभी वहां पे बर्फ जब जैसे जैसे पिघलती जाएगी, हमारा किश्तवाड़ का और साउथ कश्मीर का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। हमारे जो नाके हैं वो सड़कों पे हैं, पहाड़ जो हैं वो खाली हो जाएंगे। हमारा जो जितना भी एरिया मिलता है, कोकरनाग, दक्षुम, ये बाइलू वाला एरिया जितना भी है, ये पहाड़ों से होते हुए कोई भी आ जा सकता है, क्योंकि वहां पे किसी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई नाका नहीं है और नाके जो हैं वो सड़कों पे हैं। नहीं है। तो ये चलो बड़ी चिंताजनक बलबीर बात है। जमाल जी, तीनों जो बहुत ही सर मैं वरिष्ठ कहना पत्रकार चाहूंगा, आज इस तवी मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। हम पत्रकारिता के स्तंभ के चौथे प्रहरी, अब 4 इस पर चर्चा में कर रहे हैं। बस आखिर में ये भी अपने कमेंट जरूर डालूंगा। अभी लगता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए सफलता पानी, अभी कहते दिल्ली दूर है, उसका आप तीनों से शेयर करते दर्शक भी कोई पता लग जाएगा। हमारा दुर्भाग्य ये है, अभी तक जितने भी आतंकवादी अगर कश्मीर में मारे गए, ज्यादा उनको जो दफनाया जाता है बारामूला के क्षेत्र में दफनाया जाता है, और जो एक रस्म होती है मुस्लिम समाज के, उसमें कहा जाता है कि ये जो डेड बॉडी है जो अनआइडेंटिफाइड होती है, वो कह तो देता है मौलवी साहब की ये अल्लाह की अमानत है, मगर इनकी अमानत तो हमारे भारत सरकार के पास नहीं है। बिकॉज कोई भी आतंकवादी मर रहा है, उनका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। ये बात मुझे कई डिफेंस कार्यक्रम में बोली है, आज तक हम उनका डीएनए नहीं कर पाए। उदाहरण तौर पर इस समय जो रजौरी पुंछ से होता हुआ आतंकवाद, वहां कोई आतंकवादी मारा जाता, उसका डीएनए टेस्ट होता। जो पहले आतंकवादी मारे गए हैं उनका डीएनए टेस्ट सारा लैब में होता, तो पता लग सकता था। अभी जो आतंकवादी मारा उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, क्या पहले मारे गए आतंकवादी से कोई उसका रिश्ता था? बहुत सी चीजें निकल सकती है। मगर आप तीनों को और दर्शकों को ये बताता चले, बहुत जल्दी ये कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बहुत कुछ नया इस पर कर रहा है, और इसके प्रभारी वहां पर एक जाने माने वर्ल्ड क्लास डॉक्टर प्रोफेसर राव हैं, जो इस विभाग के प्रभारी हैं, वो सब कुछ करेंगे। उसे अपराध पर भी अंकुश लगाने में, अपराधी को पकड़ पाने में बहुत सहायता होगी। फिलहाल जैसे आपने कहा, बात यही है, सरकार इस कार्यक्रम को, जहां एक नहीं 4 पत्रकार हैं और चारों ही
जम्मू कश्मीर में फैले हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नापाक साजिशों को लगातार कवर कर रहे हैं। इसे सकारात्मक लेते हुए कमियों को दूर करेगी और ये भी हम मानेंगे कि कश्मीर से ज्यादा आतंकवाद का जो भौगोलिक स्थिति है जम्मू डिवीजन में खराब है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे रजौरी पुंछ से आते हुए। बलबीर जी, राकेश जी, गगन जी, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और पूरी उम्मीद है कि आपके ये जो आपने कार्यक्रम किया है ये फायदा होगा सभी को। तीनों से विदा लेते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति यहीं करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों आपसे भी इजाजत, नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद सर।